चैप्टर 13। हनी। फिर वो अचानक तनवीर के कान के पास झुक गया और उसके कान में फुसफुसाया। तूने अपने बाप से मुझे निष्कासित करने के लिए कहा था ना। मैं इस बात को कभी नहीं भूल पाया। फिर उसने लावण्या की ओर देखा। लावण्या, तुमने गलत आदमी को चुना है। आखिरकार ये सिर्फ एक जोकर है। लावण्या तो वहां किसी बुत की तरह हैरान खड़ी थी। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। विजय, अपने मुंह से गंदगी मत निकालो। मैं तनवीर तुमसे लाख गुना बेहतर हूं, नहीं 10 लाख गुना। आखिर तुम हो ही क्या? बस एक छोटे से किसान के बेटे जो अब मजदूरी करता है। तुम हमेशा किसी ना किसी की गुलामी करते रहोगे। फटीचर गरीब कहीं का। लावण्या अब मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम उससे इस तरह बात करने वाले होते कौन हो? याद रखना, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी नहीं। क्या तुम्हें लगता है तुम उसके लायक भी हो? तनवीर ने अपना होश खो दिया था और वो गुस्से में चिल्ला रहा था। वो दौड़कर आया और लावण्या को कसकर गले लगा लिया। वो विजय को किसी भी तरह से नीचा दिखाना चाहता था। मुझे आश्चर्य है कि कौन सी अंधी लड़की तुम जैसे गरीब लड़के से प्यार करेगी। लावण्या ने तुझे छोड़ दिया और मेरे साथ आ गई। क्या जो मैं लावण्या को दे सकता हूं, क्या तुम भी दे सकते हो? विजय के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने तनवीर को छोड़ लावण्या की ओर अपनी नजरें की, लेकिन लावण्या तो चुप खड़ी थी और उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। तुम क्या देख रहे हो? मेरी गर्लफ्रेंड से अपनी कुत्ते जैसी नजरों को दूर कर। तनवीर किसी पागल की तरह बर्ताव करने लगा था। विजय ने उन दोनों पर एक आखिरी बार नजर डाली, फिर वो झुक गया। उसने बैग और उसमें रखी चीजों को उठाया। अचानक उसने किसी की मंत्रमुग्ध करने वाली आवाज सुनी। हनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विजय हैरान रह गया। उसे लगा कि आवाज जानी पहचानी लग रही है। फिर उसने उस साइड देखा जहां से आवाज आई थी। भीड़ के बीच से एक परछाई उसी की ओर आ रही थी। उस परछाई ने क्रिस्टल से सजी काले रंग की ड्रेस पूरे शरीर पर पहनी हुई थी। वो रोशनी के नीचे जुगनू की तरह चमक रही थी और सभी की नजरें उस पर थीं। उसका शरीर खूबसूरत और आकर्षक दिखाई दे रहा था। मुस्कुराने से चेहरे पर पड़ रहे डिंपल उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहे थे। उसके चार्म का जादू वहां खड़े सभी पर चल रहा था। उसके वहां आने से मॉल में सभी की नजरें उसी पर थीं। मदों की आंखें तो बस उसे किसी उल्लू की तरह एकटक देखे जा रही थीं। वाओ, पतली कमर, लंबे पैर, इट्स टोटली परफेक्ट, किसी ने फुसफुसाते हुए कहा। वहां मॉल में मौजूद हर मर्द की फीलिंग्स कुछ ऐसी ही महसूस हो रही थी। उसके बाद दर्द में कराहने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी थी। यह उन मर्दों की आवाज थी जो अपनी पत्नियों द्वारा कानों से खींचे जा रहे थे। विजय वहां किसी स्टैच्यू की तरह खड़ा था। क्या वो मिस अहाना नहीं है? वो यहाँ क्यों आई है? और वो हनी किसको बोल रही थी? फिर उसने मुड़कर चारों तरफ देखा। आखिर मिस अहाना हनी किसको बोल रही थी? अहाना अब तक विजय के करीब आ चुकी थी। वो मुस्कुराई और अपने कोमल हाथों से विजय की बाह को पकड़ा। फिर उसने अपना सिर झुकाया और उसके कंधों पर रख दिया। ये किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लग रहा था। हनी, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। ओह, ये दोनों नमूने कौन हैं? मिस अहाना ने चुलबुली आवाज में बात की। आसपास के सभी लोग दंग रह गए। यदि आप ध्यान से सुन पाते तो आप दिल टूटने की आवाज भी सुन सकते थे। यह तो मिस अहाना सिंह है, गुड़गांव शहर की एक मशहूर बिजनेस वूमेन। आखिर ये लड़का कौन है? उसे उसमें दिलचस्पी कैसे हो सकती है? इस दुनिया में कोई न्याय नहीं है। गुड़गांव शहर की मशहूर बिजनेस वूमेन को युवा लड़के पसंद हैं। चारों तरफ फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। तनवीर और लावण्या अपनी अपनी जगह पर जम गए थे और उस खूबसूरत लड़की को देख रहे थे जो पता नहीं अचानक यहाँ कहां से आ गई थी। वो बहुत आकर्षक होने के साथ साथ कामुक और मोहक भी थी। तनवीर का दिमाग सुन और चेहरा पीला पड़ गया था। यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। ये नीच लड़का, उसे प्यार करने के लिए इतनी सुंदर लड़की कैसे मिल सकती है? उसके बगल में खड़ी लावण्या उस लड़की की तुलना में कुछ भी नहीं थी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुलना उनके रूप या शरीर या परवरिश की थी। लावण्या उसके मुकाबले कुछ भी नहीं थी। इस बीच लावण्या को अपने दिल में कड़वाहट सी महसूस हुई। जब उसने खुद की तुलना उस खूबसूरत लड़की से की तो वो खुद को हारा हुआ महसूस कर रही थी। उसने उस लड़के को देखा जिसे वो कभी प्यार करती थी और बाद में छोड़ दिया था, और अब उसे उससे 10 गुना नहीं 100 गुना बेहतर कोई मिल गई थी। यह बात उसको किसी खंजर की तरह चुभ रही थी। विजय वहां हक्का बक्का खड़ा था। वो समझ नहीं पा रहा था आखिर मिस अहाना ये सब क्यों कर रही थी। मिस अहाना, आप क्या कर रही हैं? विजय फुसफुसाया। मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। ये दोनों लोग डरपोक हैं। मैंने सब कुछ पहले देखा था, इसलिए अब मैं इनको सबक सिखाने में तुम्हारी मदद करूंगी। अहाना ने विजय के गाल पर अपना चेहरा रखा और उसके कान में फुसफुसाया। उसके लाल होंठ थोड़े खुले हुए थे और उसके मुंह से एक सुगंधित सांस निकल रही थी। जब उसने विजय के गाल को अपने गाल से छुआ तो उसे एक गुदगुदी सी महसूस हुई। विजय की साइड प्रोफाइल को देखते हुए उसकी लाल फीनिक्स आंखें छोटी हो गईं। फिर उसने मजाक करते हुए कहा, ओह विजय, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कपड़े बदलने के बाद तुम इतने हैंडसम दिखोगे। यहाँ तक कि मेरे जैसी बड़ी लड़की भी तुम्हारे प्यार में पड़ सकती है। विजय का चेहरा और भी लाल हो गया। वो हल्के से खांसने लगा, फिर बोला, ये दोनों कभी मेरे क्लासमेट्स हुआ करते थे। ओह, पुराने क्लासमेट्स? लेकिन वो तुम्हारे से कुछ ज्यादा ही अच्छे नहीं हैं। मैंने तो उसे कहते हुए सुना कि इस दुनिया में कोई भी लड़की तुमसे प्यार नहीं कर सकती।
शायद वो अंधा है, मेरा हनी तो बहुत हैंडसम है, उसके प्यार में तो लाखों लड़कियां मर मिटे। अहाना विजय को छेड़ना का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी, और ये आखिरी हनी वाली बात तो उसने थोड़ी तेज कही थी। इतनी खूबसूरत लड़की को विजय के साथ इतना चिपकर और हनी कहकर बात करते हुए देख लावण्या कांपने लगी थी, और उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया था। उसका मन वहीं जमीन में गड्ढा खोदकर छुपने का कर रहा था। तनवीर का चेहरा भयानक होकर काला पड़ गया था। हनी, इन लोगों के साथ बात करने का कोई फायदा नहीं, वैसे भी हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, चलो चलते हैं। उसके बाद वो विजय की बाह से चिपक गई और वो लोग बाहर जाने लगे। हाथ में हाथ डाले दोनों लोग डीएलएफ मॉल से बाहर जा रहे थे। जैसे जैसे वो वहां से गुजर रहे थे, सभी उन्हें देखने के लिए रुक गए। क्या बात है? क्या मेरी आंखों को कोई धोखा तो नहीं हो रहा है? क्या ये फेमस बिजनेस की वुमेन अहाना सिंह नहीं है? कौन है ये हैंडसम लड़का? सभी का जबड़ा लटका हुआ था। मॉल के बाहर सड़क पर कम लोग थे। विजय ने राहत की सांस ली, क्योंकि मॉल में लोग उसे मारने के इरादे से देख रहे थे, जैसे कि वो उसे अपनी आंखों ही आंखों से मार देंगे। लावण्या ने हंसते हुए मजाक में कहा, कैसा रहा विजय, मजा आया या नहीं? वैसे ज्यादा प्रेशर तो फील नहीं कर रहे? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ मिस अहाना, सारा कमाल तो आपके चार्म था। विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मिस अहाना, क्या इससे आपकी रेपुटेशन पर फर्क नहीं पड़ेगा? कैसी रेपुटेशन? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो चिंता करने की क्या बात है? वैसे तुम भी तो मेरे बॉयफ्रेंड हो। लावण्या नासमझी से हंसी। उसकी आवाज से लग रहा था जैसे वो मजाक कर रही थी, मगर जिस तरह से वो विजय को देख रही थी उसमें कुछ अलग था। धक धक, विजय का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लावण्या हंसी, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। मैंने अभी तक कोई बॉयफ्रेंड बनाने की नहीं सोची, लेकिन जब भी मैं बनाने की सोचूंगी मैं तुम्हें ही रिकमेंड करूंगी। मिस अहाना, आप मुझे छेड़ना का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं, विजय ने हंसते हुए कहा। विजय, तुम खुद को छोटा क्यों समझ रहे हो? अहाना ने कहा, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। एक बार तुम खुद को देखो, कितने हैंडसम हो। तुम पर पता नहीं कितनी लड़कियां मर मिटे। विजय को शर्म आ गई। अहाना ने विजय का हाथ छोड़ा, फिर अपने कपड़े साफ किए। विजय को इतना शर्मिंदा देख उसने हंसना बंद नहीं किया। वैसे तुम्हें अचानक से महंगे कपड़े खरीदने की क्या जरूरत पड़ गई? अहाना ने पूछा। वो मिस्टर मोहन ने मुझसे कहा था, उन्होंने कहा था कि उनके कुछ फ्रेंड्स हैं जो कल मुझसे मिलना चाहते हैं, और अच्छा होगा कि मैं अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े ले लूं, विजय ने जवाब दिया। मिस्टर मोहन की यह बहुत अच्छी सलाह थी, वरना तुम कभी अपने लिए अच्छे कपड़े नहीं खरीदते, अहाना ने कहा। वो थोड़ी देर के लिए रुक गई, फिर आगे कहा, फिर मैं भी कल तुम्हारे साथ चलूंगी। मिस्टर मोहन जिन दोस्तों के बारे में बात कर रहे थे, मैं उन्हें जानती हूँ, चिंता मत करो, मैं मिस्टर मोहन को अपने आने के बारे में बता दूंगी। ओके, विजय ने जवाब दिया। विजय, मैंने पहले क्यों नहीं देखा कि तुम इतने अद्भुत हो? वो ब्यूटी क्रीम भी अद्भुत थी, और मैंने सुना है कि तुमने वजन घटाने और कामोद्दीपक दवाएं भी बनाई हैं। जब उसने कामोद्दीपक औषधि की बात की तो उसका चेहरा थोड़ा लाल हो रहा था। आपको सब पता है? विजय को अजीब लगा। भला मुझे क्यों पता नहीं होगा? वो इंसान मिस्टर मोहन तुम्हारी इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे थे कि पूछो ही मत। उनके हिसाब से तो तुम कोई चमत्कारी बाबा हो। विजय ने अपने सिर के पिछले हिस्से को रगड़ते हुए अजीब ढंग से जवाब दिया। मैं चमत्कारी बाबा? अहाना फूट फूट कर हंस पड़ी। भले ही तुम नहीं हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे पूर्वज होंगे जो उन्होंने तुम्हारे लिए इतने अद्भुत नुस्खे छोड़े हैं। विजय मुस्कुराया और कोई जवाब नहीं दिया। चलते चलते दोनों आपस में बातें करने लगे। जल्द ही वो एक लाल स्पोर्ट्स कार के पास पहुंचे। ये अहाना की फेरारी थी। विजय ने इसके बारे में पहले भी सुना था कि इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए थी। तुम्हें लिफ्ट चाहिए? अहाना ने पूछा। इट्स ओके, मेरे पास बाइक है। अहाना उसकी बात सुन सौकड़ थी, फिर जोर से हंसी। तुम इतना लो प्रोफाइल क्यों रख रहे हो? तुमने अब तक काफी पैसा कमाया होगा। मैं ड्राइविंग लाइसेंस और एक अच्छी कार लेनी चाहिए। वैसे भी हैंडसम लड़कों पर एक अच्छी कार होनी चाहिए। कोई जल्दबाजी नहीं, विजय ने जवाब दिया। जैसी तुम्हारी मर्जी, चलो फिर कल मिलते हैं। ओके बाय। वैसे क्या मुझे कल ब्यूटी क्रीम के कुछ और डिब्बे मिल सकते हैं? तुम्हारे पास अभी बच रहे हैं ना? मेरी कुछ फ्रेंड्स को भी वो चाहिए थे। मेरे पास अभी कुछ हैं। फिर ठीक है, चलो कल मिलते हैं। उसके बाद अहाना ने अपनी कार का दरवाजा खोला और अंदर घुस गई। कार के इंजन को स्टार्ट करते हुए उसने विजय की ओर हाथ हिलाया। थोड़ी ही देर में स्पोर्ट्स कार बिजली की स्पीड से गायब हो गई। विजय भी अपनी 3 व्हीलर बाइक पर बैठ नगीना गांव की ओर निकल जाता है। क्या सच में मिस अहाना विजय से प्यार करने लगी थी? आखिर क्या होगा जब विजय कल मिलने पहुंचेगा मिस्टर मोहन के फ्रेंड्स से? आखिर क्या होने वाला इस कहानी में आगे? जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ, सिर्फ और सिर्फ अब्दुल रहीम एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर। चैप्टर 14, दिल्ली 6 रेस्तरां। अगली सुबह विजय ने अहाना को ब्यूटी क्रीम के 5 डिब्बे दे दिए थे। शाम को वो फिर से लेजर पार्क आ गया था। उसने अपना नया बिजनेस सूट पहना हुआ था, और उसने अपने बालों को भी अच्छे से कंघी कर एक अच्छा हेयर स्टाइल कर रखा था। मिस्टर मोहन उसे देखकर दंग रह गए। ओह माय गॉड, तुम सच में विजय हो? वो उसके सामने आए और ऊपर से नीचे तक देखने लगे। विजय, तुम कमाल धमाल लग रहे हो। मुझे यह मानना पड़ेगा कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था, तब मैं तुम्हारी तुलना में बस थोड़ा कम हैंडसम था।
उसने अभी अभी बोलना बंद ही किया था जब मिस राधिका आई और मिस्टर मोहन का कान खींचा। तुम बस बेवकूफ हो, केवल डींगे मारना जानते हो, और फिर भी तुम अपनी तुलना विजय से कर रहे हो। ओह ओह डार्लिंग, अब जाने भी दो, मिस्टर मोहन ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला। मिस राधिका ने मिस्टर मोहन को एक साइड धकेला और विजय को अच्छे से देखते हुए वो मुस्कुराने लगी। ओह माय, विजय, क्या तुम सच में नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे लिए कोई गर्लफ्रेंड देखूं? मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देखना चाहती। मुझे नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, विजय ने जल्दबाजी में जवाब दिया। मिस राधिका हर बार मिलने पर उसे एक गर्लफ्रेंड से मिलवाने की कोशिश कर रही थी। इससे वो थोड़ा डर गया था। तभी एक लाल रंग की स्पोर्ट्स कार उनके पास आकर रुकी। कार खड़े होने के बाद कार का दरवाजा खुला और एक सुंदर लड़की बाहर निकली। वो काले रंग की मैननी वन पीस ड्रेस में थी, जो उसे सुंदर के साथ साथ एक ग्रैंड लुक दे रही थी। उसका ऑरा उसकी नॉबिलिटी को साफ साफ दर्शा रहा था। ओह मिस अहाना सिंह, मिस्टर मोहन ने कहा। राधिका, मिस्टर मोहन, विजय, हेलो, कैसे हो आप सब? विजय, तुम मेरी गाड़ी में बैठोगे या अहाना की गाड़ी में? मिस्टर मोहन ने पूछा। विजय ने एक पल के लिए सोचा, फिर जवाब दिया, मैं मिस अहाना के साथ बैठूंगा। वाह, देखो तो सही इस लड़के को, अभी से ही भाई को भूल गया। मिस्टर मोहन ने कहा, ठीक है, तो तुम उसकी गाड़ी में बैठ जाओ, वैसे जाने की इतनी भी जल्दी नहीं। उसके बाद वो अपनी लैंड रोवर में चढ़ गया, जबकि विजय उसी कार में बैठा था जिसमें अहाना बैठी थी। वो लोग डीएलएफ लेजर पार्क छोड़ने के बाद नॉर्थ की ओर निकल गए। लगभग 20 मिनट बाद वो शहर के टॉप रेस्तरां में से एक दिल्ली 6 रेस्तरां पहुंचे। चलो चलते हैं, प्राइवेट रूम नंबर 503। मिस्टर मोहन रास्ता दिखाते हुए सबसे आगे चल रहे थे। प्राइवेट रूम में पहले से ही कई लोग थे। उनके पहनावे को देखते हुए वो बहुत अमीर लोग लग रहे थे। ओह, मोहन आ गया। लेकिन मिस अहाना सिंह यहाँ क्यों है? वो सभी लोग खड़े हो गए थे जब उन लोगों ने रूम डोर से किसी को आते हुए देखा। मिस अहाना को अंदर आते देख वो हैरान रह गए। फिर उन लोगों ने विजय को देखा। मोहन, क्या ये वही लड़का है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? हाँ, तो वही है। मिस्टर मोहन एक साइड खड़े हो गए और उन लोगों से विजय को मिलवाते हुए बोले, ये विजय है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। भाई संजय, आपको क्या लगता है? ओह वाह, छोटे भाई विजय टैलेंटेड और हैंडसम लग रहे हैं। ओह सॉरी, मैंने अपने बारे में तो तुम्हें बताया ही नहीं, मैं संजय, संजय वर्मा। एक आदमी पास आया और उत्साह से विजय का हाथ पकड़ लिया, फिर उसे जोर से हिला दिया। यह आदमी लगभग 50 साल का लग रहा था। उसका रूप सादा था और थोड़ा मोटा था। विजय, मैं अब शायद तुम्हें थोड़ा फिट लग रहा हूँ, लेकिन कुछ दिन पहले मैं बहुत मोटा था। तुम्हारी वजन घटाने वाली चाय की बदौलत मैंने कुछ दिनों में लगभग 20 से 25 किलो वजन घटा लिया है। सच में यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। उसने विजय का हाथ नहीं छोड़ा और बोलता रहा, मैं कहता हूँ भाई विजय, क्या तुम्हारे पास वजन कम करने वाली चाय और है? मुझे कुछ और बोतलें दे दो। ओह संजय, यार तुम क्या कह रहे हो? हटो, छोटे भाई विजय को ज्यादा तंग मत करो। एक मोटा आदमी दौड़कर आया और संजय को एक साइड कर दिया। उसने विजय के हाथों को पकड़ा और अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान फैला ली। फिर उसने ऐसे ही मुस्कुराते हुए बड़ी सहजता से कहा, ब्रो विजय, तुम इसकी चिंता मत करो, उसने पहले ही काफी वजन कम कर लिया है। क्या जल्दबाजी है? ओह हाँ, वैसे मेरा नाम प्रभास थापा है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो तुम मुझे बिग ब्रो प्रभास कह सकते हो। विजय ने अपना हाथ वापस लिया और दोनों को इज्जत देते हुए बोला, हेलो बिग ब्रो प्रभास, बिग ब्रो संजय। फिर उसने जल्दबाजी में कहा, बिग ब्रो आप दोनों टेंशन मत लो, आने वाले दिनों में जब भी और हर्बल चाय बनाऊंगा मैं आप लोगों से ही कांटेक्ट करूंगा। ओके, फिर ये डील रही, सबसे पहले मुझे ही देना याद रखना, प्रभास थापा ने कहा। मिस्टर मोहन ने प्रभास थापा और संजय वर्मा की ओर इशारा किया और उन्हें विजय से मिलवाया। विजय, ये संजय वर्मा है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस है। जहां तक प्रभास की बात है, इसका खुद का प्रॉपर्टी बिजनेस है। सच में इसके पास बहुत पैसा है। इसको तुम अपनी हर्बल चाय की कितनी भी महंगी कीमत बता सकते हो। फिर उसने उन दोनों के अलावा 3 लोगों की ओर इशारा किया। ये शंकर गोपाल है, इसकी खुद की जूते की फैक्ट्री है। ये सोहम तेज है, इसका खुद का फर्नीचर बिजनेस है। और ये है महेंद्र प्रताप, इसका एंटीक का बिजनेस है और शहर के टॉप बिजनेस मैन में से एक भी है। विजय ने उनमें से हर एक को ग्रीट किया। मिस्टर शंकर और मिस्टर सोहम काफी सिंपल लग रहे थे। उन दोनों की उम्र लगभग 50 वर्ष थी। जहां तक महेंद्र प्रताप की बात है, वो बाकी सभी से अलग दिखते थे। उन्होंने एक नॉर्थ इंडियन सूट पहना हुआ था और सीधे खड़े थे। वो पहले से ही 60 वर्ष से अधिक उम्र के थे, लेकिन फिर भी एनर्जेटिक लग रहे थे। चलो बैठते हैं। मिस्टर मोहन ने सभी को अपनी अपनी जगह पर बैठने का इशारा किया। विजय, चलो यहाँ बैठते हैं। अहाना ने विजय की शर्ट की बाजू को पकड़ एक साइड खींच लिया। प्रभास और बाकी लोग यह देखकर हंस पड़े। हे मिस अहाना, आप हमारे विजय भाई के साथ कुछ ज्यादा फ्रैंक नहीं हो? कहीं तुम उससे प्यार तो नहीं करने लगी हो? उन लोगों ने हंसते हुए कहा। अहाना का संयम कम नहीं हुआ। क्यों, मुझे कौन रोकेगा? इसके अलावा विजय कब आप लोगों का भाई बन गया? उसने भी मजाक किया। विजय ने मुझे पहले बिग ब्रो कहकर बुलाया था, तो अब हम एक परिवार हैं। प्रभास थापा मुस्कुराए। पार्टी में उपस्थित लोगों द्वारा एक दूसरे पर कटाक्ष करने पर माहौल खुशनुमा हो गया। कुछ समय बाद 2 और लोग पार्टी में शामिल हो गए।
मिस्टर मोहन ने उन दोनों को भी विजय से मिलवाया। फिर जल्द ही डिनर परोसा गया। दिल्ली 6 रेस्तरां शहर के टॉप रेस्तरां में से एक था। वहां परोसे जाने वाली डिशेज कहीं और नहीं मिल सकती थी। विजय ने पहले कभी इस तरह की स्वादिष्ट डिशेज नहीं देखी थी। फिर उसने बिना वक्त बर्बाद किए जो कुछ खा सकता था जल्दी जल्दी खाने लगा। डिनर में कुछ और डिशेज ऐड करते हुए प्रभास थापा ने कहा, विजय सच में तुम्हारी हर्बल चाय अद्भुत है। मैंने अपनी पूरी 50 साल की उम्र में इससे ऐसी चमत्कारी दवा नहीं देखी। अगर मैं कुछ पैसा इन्वेस्ट कर देता हूं तो हम बड़े पैमाने पर दवाएं बना सकते हैं। फिर हम बिलियंस नहीं ट्रिलियंस कमाएंगे। यह सुनकर सभी ने सहमति में सिर हिलाया। विजय ने अपनी चॉपस्टिक को एक तरफ रख दिया और जवाब दिया, मैं चाहता तो हूं, लेकिन यह इतना भी आसान नहीं है। औषधि बनाने के लिए कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियों की जरूरत पड़ती है जो इतनी आसानी से नहीं मिलती। इसलिए जड़ी बूटी ना मिलना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर उसने आगे कहा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम औषधि बनाने में है। इन औषधियों को मेरे अलावा कोई और नहीं बना सकता, जिस वजह से इनकी प्रोडक्शन बस लिमिटेड है, क्योंकि मैं अकेला लार्ज स्केल पर इनकी प्रोडक्शन नहीं कर सकता। ओह, क्या ऐसी बात है? इट्स सो सैड। सब निराश नजर आ रहे थे। इट्स फाइन विजय, तुम जितना बना सकते हो बनाओ, और प्रमोट करने का काम हम पर छोड़ दो। तुम्हें बस औषधि बनाने पर ध्यान देना है, प्रभास थापा ने कहा। फिर तो मुझे अपने सभी बड़े भाइयों को पहले से ही थैंक्स बोलना होगा, विजय ने शुक्रगुजार होते हुए कहा। इसकी कोई जरूरत नहीं, प्रभास ने अपनी छाती को थप्पड़ मारा और जोर से कहा, विजय वह टोस्ट करते हैं। फिर वो अपनी सीट से खड़ा हुआ और विजय के साथ टोस्ट किया। महेंद्र जी, जो इतने समय से चुप थे, अचानक बोले, लिटिल ब्रो विजय, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी दवाएं शुद्ध औषधीय जड़ी बूटियों से बनी हैं। तुम्हारे पूर्वज प्राचीन हकीम होने चाहिए। विजय हैरान रह गया। उसके पूर्वज तो गांव में बस छोटे मोटे किसान थे, न कि कोई प्राचीन हकीम। अगर वो उनकी हाँ में हाँ मिला देता, तो जब वो लोग किसी दिन नगीना गांव जाते और उनके बारे में पता लगाते, तो उनको सारी सच्चाई पता लग जाती। फिर शायद इन लोगों को उस पर शक भी हो सकता था। उसने इस बारे में थोड़ी देर सोचा। ऐसी बात नहीं है। मुझे अब आप लोगों को सच बता देना चाहिए। असल में ये औषधियों के नुस्खे मेरे पूर्वजों के नहीं हैं, बल्कि मुझे पहाड़ों में प्राचीन काल के कई दिव्य ग्रंथ मिले थे। मैंने उन्हें अच्छे से पढ़ा और इन औषधि का निर्माण किया। ओह, यह बात है? मिस्टर मोहन और अन्य लोग आश्चर्यचकित दिख रहे थे। महेंद्र प्रताप ने भी हैरान होते हुए कहा, प्राचीन दिव्य ग्रंथ? इसका मतलब तुम्हारे खुद के पास एक हकीमों वाली काबिलियत है? थोड़ा सी, विजय ने विनम्रता से जवाब दिया। दिव्य ग्रंथ प्राचीन काल में दिव्य हकीमों द्वारा लिखे जाते थे। एक तरह से इनको चिकित्सा ग्रंथ भी कहते थे। इन चिकित्सा ग्रंथों में कई दुर्लभ बीमारियों और उनके इलाज के बारे में लिखा होता था। आज के समय में लोगों ने बस इन दिव्य ग्रंथों और दिव्य हकीमों के बारे में केवल किताबों में पढ़ा था। अचानक सभी लोग विजय को एक अलग और सम्मान पूर्वक नजर से देखने लगे थे। असल में उन लोगों ने सोचा था कि विजय ने अपने बड़ों से इन औषधियों को बनाना सीखा था और उसी ज्ञान की वजह से इन औषधियों को बनाना जानता था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उसके पास खुद हकीमों वाली काबिलियत थी। आज के समय में ज्यादातर पुरानी पीढ़ी के लोग हकीमों को डॉक्टर नहीं बल्कि उनसे भी कहीं ज्यादा सम्मान की नजरों से देखते थे। मिस अहाना को जब सच्चाई पता लगी तो उसकी आंखें भी चमक उठी। मेरी अज्ञानता के लिए क्षमा करें। महेंद्र जी खड़े हुए और विजय को किसी दिव्य हकीम की तरह सम्मान दिया। बड़े भाई महेंद्र, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। इतना ज्यादा सम्मान मिलते देख विजय ने सिर खुजलाते हुए कहा, अरे विजय, मेरा कंधा इन दिनों कुछ दर्द करने लगा है। ये प्रॉब्लम मुझे काफी दिनों से हो रही है। क्या तुम्हारे पास इसका कोई इलाज है? प्रभास थापा ने अपना कथा ऊपर नीचे करते हुए कहा, शायद आपके कंधे में अंदर की साइड सूजन आ चुकी है, जिसे फ्रोजन आर्म भी कहा जाता है, विजय ने कहा। अच्छा तो ऐसा है, तभी मुझे इतनी परेशानी हो रही है, प्रभास थापा ने जवाब दिया। विजय ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, इतनी भी बड़ी कोई दिक्कत है, ठीक होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्या विजय कर पाएगा प्रभास थापा के कंधे का इलाज? क्या विजय इन सभी लोगों की मदद से कर पाएगा कोई बड़ा बिजनेस? आखिर विजय अपनी जिंदगी में आगे क्या और कैसे करने वाला है? जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ सिर्फ और सिर्फ अब्दुल रहीम एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।